चलिए बेटा, तो भाई आज जो है हम पहले सबसे पहले ये मैक्रो वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और मैक्रो के बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। अभी हम यूनिट 1 के चैप्टर 1 पे ही है, तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं। लिखो भाई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 मैक्रो वाली साइड में लिखना भाई। बैठो बैठो, गुड आफ्टरनून। इट इज द स्टडी ऑफ दी, शिवम भाई अभी स्टार्ट करें, रिवाइज करवाया लास्ट क्लास को पूरा, और मैक्रो वाला पोर्शन जो बच गया था ना उसको अभी लिखवा रहा हूं, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और the economy as a whole rather than its individual parts, rather than its individual parts। ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करता है, इंडिविजुअल पोर्शन को स्टडी नहीं करता। माइक्रो में उल्टा था, किसको स्टडी करता है? इंडिविजुअल को, ओवरऑल स्टडी नहीं करता। बस वाइस वर्सा चल रहा है पूरा। पॉइंट नंबर 2 लिखना। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स comma in macroeconomics comma we study the behavior of the large economic aggregates in macroeconomics we study the behavior of large economic aggregates। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, वहां पे लिखे माइक्रो अप्लाई होता है इंटरनल इश्यूज पे, मैक्रो इज व्हाट? एक्सटर्नल इश्यूज। तो यहां लिखेंगे सेम पूरा, मैक्रो इकोनॉमिक्स applied to external issues comma external issues includes all those issues that arise outside the organization, that arise outside the organization। पॉइंट नंबर 1 इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करेगा, इंडिविजुअल फैक्टर को कंसिडर नहीं करेगा, एग्रीगेट फैक्टर को कंसिडर करेगा। पॉइंट नंबर 3 एक्सटर्नल इश्यूज को कंसिडर करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है, वहां पे विद इन था, वहां पे आउटसाइड था। पॉइंट नंबर 4 बेटा माइक्रो को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस एंड डिमांड। इसमें लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज theory of income and employment। It is also known as theory of income and employment। income BCom। It is also known as theory of income and employment। नेक्स्ट लिखना, जैसे यहां पे जब भी हम माइक्रो स्टडी करेंगे ना उस टाइम पर अज्यूम में होता है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट होंगे, तो वाइस वर्सा जब हम मैक्रो लेवल पे स्टडी करेंगे सारे माइक्रो वेरिएबल्स क्या होंगे? कांस्टेंट। तो बराबर, मुझे पता है सब बदल जाता है।
1 मिनट के लिए तो सुमनगा वाली भाई भाई थी बोली बात पकड़िए। मैक सही है साहब, फोन छोड़ दो बेटा प्लीज। चलो नेक्स्ट पॉइंट, उसने सही रिलेट कर लिया, बदला तो था। इट अज्यूम्स, अबे बस से माइक्रो वेरिएबल्स हाईलाइट हो गई उसकी ऐसी तभी टू बी कांस्टेंट, ठीक है। इट अज्यूम्स, बेटा माइक्रो स्टडी पे मैक्रो कांस्टेंट होगा, मैक्रो स्टडी पे माइक्रो कांस्टेंट होगा, वैसा वैसा चलता है। अब लास्ट आ गए जो आपके एग्जाम्पल ज्यादा फोकस्ड है, दैट इज एग्जाम्पल्स। मैक्रो के एग्जाम्पल लिख लो भाई फटाफट, चैप्टर खत्म। अबे बारिश वाला भाई, पहले लिखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अभी यही हमारा सेकंड पार्ट है। 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं बेटा, 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो ये पूरा की इकोनॉमी कौन से टाइप की है, ये एक मैक्रो स्टडी होती है, क्योंकि इकोनॉमी तो ऐसा होल ही होगी ना, इंडिविजुअली थोड़ी होगी। सेकंड जो है वो है, आपने पढ़ा है बिजनेस साइकिल। क्या जब बिजनेस साइकिल में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है, वो किसी इंडिविजुअल फर्म को टारगेट करता है, ये सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तभी आपको याद हो ना, जब मैंने बिजनेस साइकिल में फीचर करवाए थे, फीचर नंबर 6 था ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। पूरा कोड इज पी फॉल या राइज करता है, इंडिविजुअली कुछ नहीं होता। ओ माय गॉड, बिजनेस साइकिल। थर्ड लिखो एग्जाम्पल थर्ड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल परवेसिव नेचर। थर्ड लिखो बेटा नेशनल इनकम, कॉमा एग्रीगेट डिमांड, अरे एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। फोर्थ लिखेंगे बेटा एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल नंबर 5, ये आपको बेटा प्लीज लर्न करने पड़ेंगे, ऑल्दो आपको ना ज्यादातर चीजें तो क्लियर ही होंगी। इकोनॉमिक सिस्टम, बिजनेस साइकिल, आप मैक्रो एलिमेंट होता है। नेशनल इनकम एडीए से आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैक्रो में पढ़ा था ना 12th में। अच्छा, इसका दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो भाई एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट भी मैक्रो स्टडी है। नेक्स्ट लिखो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट हो गया भाई, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ये सारे बेटा मैक्रो लेवल की स्टडीज है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नली वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इन पे कोई मेजर कंट्रोल नहीं होता, और जब भी इनमें चेंजेस आते हैं तो किसी स्पेसिफाइड बिजनेस पे फोकस नहीं होता, ओवरऑल इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन लाती है। क्लियर है? दैट्स व्हाई दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल। क्या यहां तक क्लियर है? यूनिट 1 का जो पार्ट ए है वो हमने फिनिश कर लिया, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है एकदम? पक्की बात, अगर आपको याद हो, देखो क्या क्या करा, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का डिफरेंस करा था, स्केर्सिटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है वो करा था, इकोनॉमिक्स ओरिजिनेट है इकोनॉमी वर्ड से, वो याद रखना है, 4 डेफिनेशन याद रखनी है। एडम स्मिथ ने वेल्थ पे दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर पे, लियोनल रॉबिन्स स्कैर्सिटी, और पॉल सेमरसन डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आया था बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और उसके फीचर्स। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 फीचर, साइंस, आर्ट, इंप्लीमेंट करता है मैक्रो को, 4 ही हो गए। 2 बिल्कुल अलग थ्योरी ऑफ मार्केट का यूज करेगा और प्रैग्मैटिक अप्रोच में। फिर 2 अलग नेचर वाले, इंटरडिसिप्लिनरी एंड नॉर्मेटिव। फिर पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस याद रखना, उससे क्वेश्चन आता है, कोई स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है, ये बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। और लास्ट आ गया इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच, माइक्रो एंड मैक्रो। इससे क्वेश्चन ज्यादातर ये बनेगा कि कहेगा इनमें से कौन सा मैक्रो का एग्जाम्पल नहीं है, तो आप ज्यादातर फोकस करना एग्जाम्पल को लर्न करने में, बाकी सारी चीजें तो सिंपल है, कोई दिक्कत, सॉर्टेड है। तो बेटा यहाँ पे ना हमने अभी तक चैप्टर जो यूनिट नंबर 1 है उसके पार्ट ए को डन कर लिया, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स।
अब आप मेरे साथ हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 2, यूनिट 1 ही चल रही है, उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म। अगर आप इस हेडिंग को पढ़ेंगे, आपको दिख रहा है चैप्टर के 2 डिवीजन है। पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और उसके बाद पढ़ेंगे हम प्राइस मैकेनिज्म। अरे प्राइस मैकेनिज्म तुमने सुना है क्या? सुना ही है, तुमने पढ़ा भी है। तुमने 11th क्लास में क्या ऐसा पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कुछ, 3 प्रॉब्लम पढ़ी थी। अब वही बात है ना, अब वही बात है, जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ पढ़ा जो तुम्हें याद आ गया, समझ आ गया, तो उसी का शो ऑफ करोगे। अभी कुछ बिजनेस साइकिल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पूछ लिया, फिर यूज कर दोगे। आ जाओ चैप्टर नंबर 2 डालो। बेटा तुझे याद है ये एक दिन ऐसे कुछ बोल रहा था, जब इससे कुछ मिस स्टेटमेंट चली गई थी अभी लास्ट क्लास में कभी। हाँ अभी तो ऐसे कभी तेरे साथ हो गया ना किसी दिन, सोच तू, सोचा तू बोलने से पहले शांत रहा कर तू, मतलब बोलने से पहले से बोला मत ही बोला, ये बढ़िया बोलती है। चैप्टर नंबर 2 लिखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड क्यों बकवास करता है भाई, मतलब क्यों क्यों हर चीज में बोलना है बहुत भाई। हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड प्राइस मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। बहुत फोकस से आपके लिए थोड़ा नया होगा सुनना, और क्वेश्चन बनेंगे बहुत इजी इजी। शाने जी प्लीज बेटा साहब, बेटा ये जो प्राइस मैकेनिज्म है ना, ये सेंट्रल प्रॉब्लम का कुछ पार्ट है। अब इसे देखेंगे क्या होता है, बट इससे पहले ना, अगर आपने 11th में सेंट्रल प्रॉब्लम को पढ़ा है और आपको आती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं, वही है सेम। ठीक है, पहले प्राइस मैकेनिज्म में सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमी के 3 टाइप पढ़ेंगे, और फिर दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, ओवरलैप होंगे तो आपको वो मर्जिंग तभी समझ आएगी जब आप इंडिविजुअली इकोनॉमी के टाइप समझ गए और इंडिविजुअली प्राइस मैकेनिज्म समझ गए। क्लियर? अब समझना, सेंट्रल प्रॉब्लम पहले आप सबको आती है, पहले वही बतानी है। 3 तरह की होती है, ठीक है, 3 प्रॉब्लम जो बेसिक होती है, वैसे 4 होती है बट आपने 3 तो पढ़ी है। पहली होती थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, सेकंड होती थी हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड होती थी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चन। एक और होती है प्रोविजन बनाते हैं जिसमें सेविंग्स कैसे करें। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं बेटा, आप लिखना स्टार्ट करो, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। Since economic problem इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद है आपको, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस is faced by every individual, is faced by every individual, comma, organization, comma, society, comma, nation, etc. It is also known as central problem. It is also known as सेंट्रल प्रॉब्लम। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो हर एक इंडिविजुअल फेस करता है, हर एक नेशन, हर एक सोसाइटी फेस करती है, और इसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोले या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोले। और क्योंकि इसे सब फेस करते हैं तो एक और नाम क्या गया, सेंट्रल प्रॉब्लम, क्योंकि हर बंदे को फेस करना है। क्योंकि सर हर केस में हमेशा वांट ज्यादा होगी और रिसोर्स कम, चाहे अपना केस लो
चाहे मेरा चाहे अंबानी का केस लो, अब उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है तो उसके जो वांट्स है वो उसके अकॉर्डिंगली है ना। और सिचुएशन हमेशा ये होगी, वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, स्केर्सिटी हमेशा होगी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा आएगी। अब लाइन के सेंटर में आप लिखेंगे बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम, लाइन के सेंटर में लिखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम। और इसको आप क्या करिए, 3 पार्ट में डिवाइड करिए इसे। इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से काम करिए, पहले मीटिंग को रिजॉइन कर लिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं, पहले मीटिंग रिजॉइन करो। 3 पार्ट में डिवाइड करना, वो मत लिखना। आईडी चेंज कर दो। अच्छा 2 आईडी बना लो, तो वो फिर 3 मिनट वाला खेल कर एक सेकंड में रीच। ये तो बड़ी आइडिया है, सही है, ये भी कर सकते हैं। वो चलो बहुत है। अच्छा 3 पार्ट में डिवाइड करना। ना 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 ना, सेंट्रल प्रॉब्लम बेटा 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है प्रॉब्लम ऑफ allocation of resources, problem of allocation of resource, दिस इज पहली सेंट्रल प्रॉब्लम। बेटा सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है ना इकोनॉमी में, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रोथ, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहला है अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम होती है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और थर्ड जो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हर एक इकोनॉमी को फेस करनी ही करनी है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। ठीक है, 11th क्लास में आप जो पढ़ते हो और फाउंडेशन में आपको जो पढ़ना है वो बेटा यही है। ये दोनों आपको ना 11th में पढ़ने थे ना फाउंडेशन में पढ़ना है। ठीक है, जब आप और हायर स्टडीज करते हो तब वहां पे आती है प्रोविजन वाली बातें, ये वाली बातें, बट अभी के लिए फाउंडेशन में भी आपको सिर्फ यही पे फोकस करना है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। अच्छा अब इसके अंदर 4 डिवीजन कर दो दोबारा से, एलोकेशन वाले के अंदर 4 डिवीजन कर दो भाई। नहीं इनके में नहीं है कुछ भी, आप जो 11 में पढ़ते थे बेटा वो थी प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, सेंट्रल प्रॉब्लम का नाम ये है। और इस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर 4 प्रॉब्लम्स आती है जो 11 में हमने 3 ही पढ़ी थी। नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड इसी के अंदर एक और आती है हाउ मच टू प्रोड्यूस। टेक्निकली 2 प्रॉब्लम होती है एक ही में, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारी एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के अंदर आती है। सेकंड होती है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड कैटेगरी है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और लास्ट पॉइंट डी है दैट इज व्हाट प्रोविजंस, व्हाट प्रोविजंस should be made for economic growth। भाई बहुत सिंपल है, अभी पता है क्या होगा, आपको थोड़ा सा इसमें ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप तभी समझ पाओगे जब आप पूरा प्राइस मैकेनिज्म यानी ये सारी प्रॉब्लम पढ़ लोगे और इकोनॉमी के टाइप पढ़ लोगे, फिर जब मर्ज होगा ना आप तभी कनेक्ट कर पाओगे कि हम कर क्या रहे एक्चुअली। लेकिन उससे अभी तक जितना भी बताऊंगा वो सारा इनकम्प्लीट ही रहेगा, आपको नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी नहीं आ सकती। आप बस प्रॉब्लम जान लोगे जो आपने 11th में भी जान ली, जो आपको ऑलरेडी पता है।
लेकिन जब ये मर्ज होगा दोनों आपस में, इकोनॉमी और प्राइस मैकेनिज्म, तब आपको एक्चुअल समझ आएगा कि हम ये कर क्या रहे हैं और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और प्राइस मैकेनिज्म साइमल्टेनियसली कैसे वर्क करता है। क्लियर? लेकिन अभी के लिए आपको बस यही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। यहां तक कोई दिक्कत? ये सब आपने 11 में पढ़ा है, कोई नई बात नहीं है, पूरा वही चलेगा। फिर से रिपीट करो, सेंट्रल प्रॉब्लम अपन डील करें, 3 टाइप की है, हमें एक ही पढ़नी है, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसके अंदर 4 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और क्या क्या प्रोविजन बनाए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले चारों प्रॉब्लम पढ़नी नॉर्मल। यार आपने अगर ढंग से भी पढ़ा ना, मैं आपको एक बार समराइज करके बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। बेटा इस प्रॉब्लम में ना हमें सिलेक्शन करना होता है गुड्स एंड सर्विस का। किसका सिलेक्शन? अगर आज जय भाई प्रोड्यूसर है और उन्होंने डिसाइड करा कि उन्हें प्रोडक्शन करनी है, तो उस प्रोडक्शन फेज में प्रॉब्लम्स आएंगी। उनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम जो सिलेक्शन करना होगा ना, वो करना होगा कि क्या बनाए, क्योंकि देयर आर वैरायटी ऑफ गुड्स, गुड्स की वैरायटी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम में हम डील करेंगे कि हमें सिलेक्शन करना है कौन सी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया जाए। बेटा गुड्स एंड सर्विस होती है 2 टाइप के, एक होते हैं कंज्यूमर गुड और एक होते हैं कैपिटल गुड्स, राइट? अब इन दोनों में आपको सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन ऐसे करना होता था जिससे मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। मिनिमम रिसोर्स से क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और अब आपने अगर थोड़ा और बिल्ड करो तो ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम मतलब प्रोड्यूसर की सेटिस्फैक्शन किसमें थी? प्रॉफिट में। मतलब मिनिमम रिसोर्स से क्या मिले? मैक्सिमम प्रॉफिट में। क्लियर है? क्या बनाना है उसी के साथ साथ आपको यह भी डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब पहले वाले में सिलेक्शन करना है गुड्स एंड सर्विस का, सेकंड प्रॉब्लम में सिलेक्शन करना है क्वांटिटी का। सर क्यों? अरे अगर आप पूरा आपके पास लैंड है और उस लैंड पे आपने डिसाइड करा राइस उगाऊंगा 1000 kg, लेकिन जब आप राइस को प्रोड्यूस करोगे आपको लग रहा है भाई राइस से ना मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, राइस के अलावा बाकी सब कोई भी क्रॉप उगाऊंगा उससे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, राइस से मिलेगा। अबे प्रॉफिट मिलेगा कब? जब आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन को सेल करोगे, सेल करोगे। लेकिन अगर आप 1000 kg मार्केट में लेके गए और राइस की डिमांड सिर्फ 800 kg है, तो 200 kg तो सेल ही नहीं होगा, उसका प्रॉफिट तो अनरियलाइज रह जाएगा। तो आपको यह भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोड्यूस करना है और उसकी सही क्वांटिटी क्या है। क्योंकि अगर आपने मार्केट की डिमांड को सही से एनालाइज नहीं करा तो आप प्रोड्यूस तो कर दोगे बट वो बेटा सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, सेल में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे करोगे? तो फिर आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा कि 800 kg में आप राइस उगाओ क्योंकि उतनी की डिमांड है, और रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया लैंड का उसमें जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्या है नेक्स्ट बेस्ट? आपको याद है इसे क्या बोलते थे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइस के बाद जो अगली क्रॉप सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगी, फॉर एग्जांपल वो व्हीट है तो बाकी रिमेनिंग व्हीट उगा दो। तो पहली प्रॉब्लम समराइज करो, अभी ये सारी बातें लिखवाऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसमें अपने आप 2 प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस डील करती है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या बेटा? सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस कितने टाइप के? 2, कंज्यूमर एंड, और दोनों में से सिलेक्शन ऐसे होगा जिससे मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर? हाँ, प्रॉफिट प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट हो जाए। सेकंड हाउ मच टू प्रोड्यूस में हमें दोबारा से सिलेक्शन करना है किसका? हाउ किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, और उसमें आपको डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? ये पहली प्रॉब्लम है। फिर हम जाएंगे सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। अरे सर डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, डन है। कितना प्रोड्यूस करना है, डन है। अब यहां पे आप सिलेक्शन करते हो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का। किसका? प्रोड्यूस कैसे करें। अगर आपको आते 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक है जहां पे लेबर वर्क ज्यादा होता है और मशीन वर्क क्या होता है बेटा? कम। कैपिटल इंटेंसिव में मशीन वर्क ज्यादा होता है, लेबर वर्क क्या होता है? कम। दोनों में से टेक्निक अच्छी कौन सी है? लेबर। लेबर क्यों? क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं, दोनों में से टेक्निक अच्छी बेटा। दोनों में से आप नहीं बता सकते कौन सी टेक्निक बेस्ट है। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। अगर आप बोलोगे लेबर, लेबर सही आंसर नहीं है। अगर मुझे कार मैन्युफैक्चर करनी है, क्या मैं लेबर इंटेंसिव लगाऊंगा? बेटा एरर हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगी, एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, क्योंकि लेबर इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता ना, बारीकी चाहिए। हाँ, अगर मुझे हैंडीक्राफ्ट फॉर्म करना है वहां पे कैपिटल लगा दूं क्या? अब तो लेबर लगेगा। तो सर कौन सी टेक्निक बेस्ट है, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। किसमें? नेचर ऑफ, क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस पे, राइट। अब ये चीज है तो हमें इसको स्टडी करना है थोड़ा सा। अब जब हम ये देख लेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
उसके बाद आएगा जो प्रोडक्शन हो गई है, तो भाई उसको अल्टीमेटली बेचना है ना, तो किस प्रोसेस में हम बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका भी ध्यान रखना है। और ऐसे ही करके हमारी फर्दर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक एक करके हम डील करेंगे। थोड़ा समराइज वे में बता दिया, अब हम स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स में जाते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो रिजिड थ्योरी है तो आप ज्यादा फोकस नोट्स पे करो, है तो सिंपल ही समझ तो आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। प्रॉब्लम नंबर 1 पे आओ, सबसे पहले हेडिंग डालो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाँ हाँ, पहली एक एक करके सारी लिखवा रहा हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। आपको अगर याद है बेटा सारी बातें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नोट्स प्रॉपर्ली बना लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 1, this problem is related with, this problem is related with selection among various combinations, selection among various combination of production between goods and services, selection among various combination of production between goods and services, and in how much quantity, and in how much quantity। पॉइंट नंबर 2 लिखो, selection of goods normally takes place between, selection of goods normally takes place between, बेटा इसी के अंदर सब पॉइंट बना के लिखना, ए कंज्यूमर गुड्स, ए कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं लिखेंगे, विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। कोई भी गुड जिसका पर्पस जो है वो कंजम्पशन पर्पस है, वो कंज्यूमर गुड्स है। सेकंड जो है बेटा, बी लिखेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में लिखेंगे विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, sorry, which are used to produce consumer goods, sorry, which are used to produce consumer goods। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं। इस प्रॉब्लम में सिलेक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विस होती है दो टाइप की, कंज्यूमर एंड कैपिटल। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल व्हीट कैसा गुड है बेटा, नहीं, वही कोई गुड कंज्यूमर है या कैपिटल, आप नहीं बता सकते सर। यहां पे आपको पहले देखना पड़ेगा इंटेंशन, कि उसको परचेज करने की इंटेंशन क्या है। अगर एक हाउसवाइफ व्हीट परचेज कर रही है वो कंज्यूमर गुड हो गया, लेकिन अगर बेकरी वाला पर्सन है जिसको सिर्फ ब्रेड या रस बनाना है या कोई भी एक्सवाइजेड एक्टिविटी, अब वो क्या हो गया, कैपिटल। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जनरली ना मैं आपको बता देता हूं, गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं कैपिटल। अब इस कैपिटल में भी दो वैरायटी होती है, एक होती है ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। अच्छा कैपिटल में जो ड्यूरेबल है इसमें पता क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरीज। इसमें क्या आता है, प्लांट एंड, मतलब जो बेकरी वाले भैया है उनके पास एक अवन भी तो होगा ना, वो अवन क्या है,
कैपिटल गुड, और कैपिटल में कौन सा? ड्यूरेबल। जो बेकरी वाले भैया है वो ब्रेड बनाने के लिए वीट भी लेते होंगे, रॉ मटेरियल, वो भी उनके लिए कैपिटल है, लेकिन कौन सा? रॉ मटेरियल। वही वीट जब हाउसवाइफ परचेज कर रही है तब इंटेंशन तो कंजम्पशन है ना, कंज्यूमर गुड बन जाए। क्लियर? तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। कोई भी गुड क्या है आप नहीं बता सकते, इंटेंशन ऑफ परचेज जो है वो डिटरमाइन करेगी। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आइए बेटा। 3 पे फर्स्ट बताया, सेकंड के दो सब पार्ट थे ए एंड बी, अब थर्ड बता रहे हैं। कह रहे selection is to be done, selection is to be done in such a manner, in such a manner that we get maximum satisfaction, that we get maximum satisfaction from given limited resources, from given limited resources, from given limited resources। क्लियर है बेटा? 3 पॉइंट बताए, दोबारा रिपीट कराओ। पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इस प्रॉब्लम में हमें की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, हमें सिलेक्शन करना है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का और क्वांटिटी का। सिलेक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का और क्वांटिटी का। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो दो टाइप के, कंज्यूमर और कैपिटल, और इन दोनों गुड्स एंड सर्विस के बीच में सिलेक्शन ऐसे होगा इन सच अ मैनर जो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। ये था आपका पहला प्रॉब्लम। आराम से आपको पहले तीनों प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, फिर तीनों इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, और फिर मैं बताऊंगा अल्टीमेटली प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। आज हम ये तीनों प्रॉब्लम्स डील कर लेंगे, चारों प्रॉब्लम, सॉरी चारों प्रॉब्लम के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी स्टार्ट कर दें, बट चारों प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 घंटे लिए ना, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। सेकंड आ जाओ भाई। अबे 2 घंटे 1 बजे कर दिया था ना, थोड़ा एक्सटेंड हो गई, तो अदरवाइज 2-3 ही प्रॉब्लम हो पाती, बट अब चारों प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगली क्लास में हम पूरा इकोनॉमी करा देंगे, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी बढ़ते प्राइस मैकेनिज्म से 2 मिनट का काम है, अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो। अगर आपको सेंट्रल प्रॉब्लम और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ नहीं आए तो प्राइस मैकेनिज्म सब ऊपर नीचे से निकलेगा भाई। तो फोकस से पहले प्रॉब्लम्स को समझो, फिर इकोनॉमी को समझो, प्राइस मैकेनिज्म समझ आ जाए। अभी देखेंगे होता क्या प्राइस मैकेनिज्म, पहले ये समझो आप। पॉइंट नंबर 2 डालो भाई, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 2 डालेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। हेडिंग नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस। समराइज वे में हाउ टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन करना है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का। किसका सिलेक्शन करना है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का। सर जैसे गुड दो टाइप के थे, टेक्निक कितने टाइप की? लेबर इंटेंसिव एंड, लेबर इंटेंसिव वो टेक्निक है जिसमें लेबर वर्क ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू मशीनरी कैपिटल, और कैपिटल इंटेंसिव में जहां पे मशीन वर्क ज्यादा हो रहा है कंपेरेटिवली लेबर। अरे दोनों में से कौन सी टेक्निक अच्छी है नहीं बता सकते सर, ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बस टेक्निक वो ज्यादा अच्छी है जो कॉस्ट कम लगा रही है और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट कर रही है। दोनों फैक्टर को देखना पड़ेगा, कॉस्ट भी कम लगे और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हो। अब सब्जेक्ट वाइज इंडस्ट्री में बिजनेस कैसा है उसके अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट करेंगे, जिससे कॉस्ट भी ठीक लगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। इसमें यही पढ़ना है, लिखते भाई। पॉइंट नंबर 1, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद, दिस प्रॉब्लम इज related with selection among various technique of production,
वेरियस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, selection among various technique of production. Point number 2, there are basically two types of technique. There are basically two types of technique. इसके अंदर भी ए बनाना बेटा सबसे पहले, लेबर इंटेंसिव, और बी देना कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव में आप साइड में बस लिख लीजिए, जहां पे लेबर वर्क इज ग्रेटर देन कैपिटल या मशीन वर्क, और इसमें उल्टा कर दो वाइस वर्सा, जहां पे लेबर वर्क इज लेस देन कैपिटल या मशीन वर्क. ठीक है जी. लास्ट थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, दोनों में से कौन सी टेक्निक का सिलेक्शन करेंगे, तो लिखेंगे सिलेक्शन इज टू बी डन on the basis of minimization of costs. Selection is to be done on the basis of minimization of costs and maximization of satisfaction. मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन. सर दो फैक्टर्स को कंसिडर करना है, कॉस्ट कम से कम लगनी चाहिए और इकोनॉमी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा से ज्यादा. अब जब मैं सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा हूं तो बेटा यहां पे सेटिस्फैक्शन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट. ऐसी टेक्निक को सेलेक्ट करोगे जिससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो पाए, राइट. अब जैसे यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज है, अरे वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट अचीव हो गई है, ऑलमोस्ट. तो वहां पे आप किस पे फोकस करोगे, कॉस्ट पे, कॉस्ट कम लगानी है. इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, अगर यहाँ पे आप कॉस्ट फैक्टर को ही कंसिडर करोगे तो क्या आप कभी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाओगे. तो कहीं जगह पे हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव से कॉस्ट कम आ रही हो. लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको पता है किदवई नगर एरिया है, किदवई नगर नहीं पता, सरोजनी नगर पता है, वो डिमोलिश हुआ है, पूरा डिमोलिश हो रहा है ना. एनबीसी किदवई भी हो गया, प्रेम नगर हो गया, नारोजी नगर, सरोजनी नगर के सामने नेताजी नगर, ये सारे एरियाज जो है ये सारे डिमोलिश हो रहे हैं. आरकेपुरम भी होगा अभी फ्यूचर में, वहां पे वो बन रही है ना, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही है बहुत तगड़े लेवल पे. वो पुलिस की ब्रेक तो बन भी गई. हाँ वो तो पूरी बन गई, शिफ्ट हो गई, प्रेम नगर में भी शिफ्ट हो गया. अब ये जो एरियाज है ये डिमोलिश हो रहे हैं. अब इन्हें डिमोलिश करने के लिए आप एक बात बताओ, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो टाइम एंड कॉस्ट ज्यादा नहीं लगाती. आपको पता है जहां बाहर जब डिमोलिश करनी होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पे ना बड़े बड़े बॉम्ब्स और मतलब आरडीएक्स वगैरह प्लांट्स करते हैं बहुत सिस्टमैटिक वे में, ये नहीं कहीं भी डाल दिया. हमारे तो उठ रहा है, तेरा भी उड़ाएंगे, बहुत प्लांट वे में होता है. अभी शायद गुड़गांव की एक बिल्डिंग थी, अगर आपको याद हो, आप वो देखा था वो कैसे फॉल हुआ था, बहुत सिस्टमैटिक और मैथ्स का यूज करके. आपने बोला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये इसी काम में यूज होता है बेटा. तुम्हें नहीं देखो इसमें हमें तो लगा पेपर में पास होने के लिए यूज होता है. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता है कैसे यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री. जब आप बॉम्ब गिराते हो ना, बॉम्ब बॉम्ब जैसे मुझे यहाँ पे कोई वेपन गिराना है, मैंने वेपन प्लांट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ वो वहां पे गिरे, जय के घर पे, उधर घर है जय का, इस एंगल पे, इस डिस्टेंस पे, वहां पे यूज है ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यहाँ पे यूज है. बस एक ही चीज है जो कभी यूज नहीं होती, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो याद है आपको, माइनस बी प्लस माइनस इंटर, वो कहीं यूज नहीं होगा आपकी जिंदगी में. हाँ, अच्छी बात, पेपर में अलावा. पेपर में. अच्छा यहाँ आ जाओ. अच्छा इंडिया में ना कभी डिमोलिश करते ना माइंस वगैरह से नहीं करते. भाई अगर वो चाहते वो किदवाई नगर एरिया को पूरा एक बार ढंग से बम लगाते, तुम्हें दिवाली के पटाखे भी मिल जाते, बढ़िया बढ़िया इंतजाम होता, पटाखे फुट रहे भाई साहब, आवाज आ रही है. लेकिन आप समझो, अगर वो इतनी जल्दी कर देते
तो जो लेबर्स उस पर डिपेंडेंट थे उस एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनका लॉस हो रहा था ना, तभी हम क्या करते हैं, आराम से तोड़ते हैं, छेनियां तोड़े जाते हैं, हर आधे घंटे बाद वो चाय पीते हैं आराम से, पूरा मौज ले लेके। एम्प्लॉयमेंट ही क्रिएट करनी है ना, सेटिस्फैक्शन को भी देखें। अब क्या करे भाई, वो तो नहीं काम चोरी, अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। चलो नेक्स्ट आ जाओ, पॉइंट नंबर 3 डालो। ओए जल्दी करो रे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अरे हाँ हाँ, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यही तो बात है। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब आपने गुड्स एंड सर्विस का सिलेक्शन कर लिया, मान लो आपने डिसाइड करा आप कंज्यूमर गुड बना रहे हो, क्वांटिटी का सिलेक्शन कर लिया डिमांड के अकॉर्डिंगली, टेक्निक देख ली किस टेक्निक से बनाने, लेबर या कैपिटल जो भी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है बेटा कि जब ये प्रोडक्शन हो गया है, इसको पीपल तक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। सो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बाहर दुकान लगाएगा, जे चिल्लाएगा, आवाज लगाएगा, भाई लूट गया माल, लूट गया, 10 रुपए किलो, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो खरीदने वाले नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा। सारे सुनो सब कर करके छोड़ा है ना। बोला लूट गया माल, लूट गया, और ये कनेक्ट कर रहा है उसकी याद है। अबे खिलौने इंसान बाद में बोल रहा है भाई। अरे सुनो, ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ना बड़े ध्यान से करना है बेटा। अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब यार क्या तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है, जोक के बाद ना तुम फ्लो नहीं समझते, जोक के बाद ना एकदम से वापस आना होता है स्टडी में, तो मुझे फ्लो में आ जाता है। अब मैं अगली क्लास तक हंसती रहेगी उसके बाद, तो देखो शांत। तो मेरे फेस में कुछ चेंज लग रहा है, फेशियल वेशियल नहीं करा। अरे यार, मुझे चेक कर, जय भाई कुछ लग रहा है क्या, लग अब लग रहा है क्या, अब लग रहा है क्या, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा और हूं तो बड़े शांत शांत। अच्छा यहाँ ना इकोनॉमी में एग्जांपल लेते हैं, इस प्रॉब्लम को समझाता हूँ। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली बेटा, इकोनॉमी में 3 फैमिली, लेट्स अज्यूम एक है फैमिली ए, फैमिली बी, हाँ साथ साथ नोट कर लो कोई दिक्कत नहीं, फैमिली सी, 3 फैमिली इकोनॉमी में। अज्यूम करें तीनों के नंबर ऑफ मेंबर सेम है और एनुअल कंजम्पशन भी सेम है, मतलब हर फैमिली में 4 मेंबर है, हर फैमिली के मेंबर सेम अमाउंट ऑफ लेट्स अज्यूम राइस कंज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकली। अच्छा इनके पास ना जो राइस का स्टॉक अभी पड़ा है घर पे, सुनना, फैमिली ए के पास पड़ा है 1000 kg, फैमिली बी जो है उसके पास पड़ा है 500 kg पूरे साल के लिए, और फैमिली सी ने स्टॉक रखा है 100 kg। अभी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप नोटिस करो ना, तो एक फैमिली के पास इतना एक्सेस है कि वो पूरे साल में हजार किलो पान लगता है बेटा, मैक्सिमम 200-300 किलो। अगर आप पर मंथ का 10-20 किलो भी लेके चलो, नॉर्मली 20 किलो राइस, तो पूरे मंथ में कितना 240 लग जाएगा। तो फैमिली के पास बहुत ज्यादा एक्सेस गुड्स है, इतने एक्सेस की वो यूज ही नहीं कर पाएंगे।
और फैमिली सी के पास इतने कम गुड्स है कि उनकी एनुअल कंजम्पशन मीट नहीं हो पाएगी। यानी इकोनॉमी में अभी इनइक्वालिटी कम है या ज्यादा? ज्यादा। मतलब अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है। अब जैसे ही जय भाई ना, जो प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, उन्होंने 500 केजी राइस प्रोड्यूस करा सेपरेटली। अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं आप प्रॉब्लम को कनेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक हमने इकोनॉमी नहीं पढ़ी, बट आप बस अभी के लिए जितना बोल रहा हो उतना समझो। जय भाई को इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आपके दिमाग में डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना है? जय भाई दुकान लगाएगा, जो पैसे लेकर आएगा अमीर आदमी लाएगा पैसे, अमीरी के पास होंगे, जो पैसे लेकर आएगा जय तो उसे ही बेचेगा। बट ऐसे नहीं होता सर, ऐसे होता हमने देखा दुकान में, बट ऐसे नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमी की टाइप क्या है। अब इसीलिए आप इससे को कनेक्ट नहीं कर सकते अभी, बट अभी के लिए जितना मैं बोल रहा हूं बस आप उतना समझो। अगली क्लास में जब मैं इकोनॉमी पढ़ा दूंगा उसके बाद आपका सारे आंसर्स इस टॉपिक के मिल जाएंगे, ये वाली प्रॉब्लम के। अभी ना जय ने पता है क्या करा, जय ने कहा नहीं सर पैसों वैसों का कोई लेना देना नहीं है, पैसों को भी, पैसा तो कमा लिया हमने, बहुत पैसा नहीं कमाना। आप जय ने जो 500 केजी राइस की एडिशनल प्रोडक्शन करी है, जय ना उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, एक काम करो ऑनलाइन वाले बच्चों बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो फटाफट, अपन फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से पहले ज्वाइन कर लो। तुम्हारे टेस्ट के मार्क्स मिल गए ना, वो जो 50 मार्क्स का हुआ था तुम लोगों ने दिया ना? तुम दिया ही नहीं होगा। कितने आए थे? ऑनलाइन दिया था, कितने आए थे? 45। चेक ही नहीं हुआ? अच्छा ऑनलाइन चेक नहीं हुआ, तूने क्यों नहीं दिया? अच्छा तूने क्यों नहीं दिया? तूने भी ऑनलाइन दिया था? नहीं है? मैं नहीं दिया पीछे, वो देखो भाई साहब बुक में खो गए, मैं आज ही पढ़ूंगा सारा पूरे साल का स्टेप। नहीं दिया था ना तुमने? नहीं दिया ना टेस्ट? तुमने दिया था? हाँ जिसने तो दिया था। दीपक भाई आपने? सबने दिया था, इसने थोड़ी दिया था, झूठ बोल रहा है। सब्जी आपने दिया था? नहीं दिया था ना, मतलब बस ऐसे बोलो नहीं दिया था। कहाँ गई थी, छोड़ो। नहीं। अच्छा इस पे आओ। अब यहाँ पे ना जो जय भाई ने 500 केजी राइस प्रोड्यूस करना, अब जय भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेटा पर वैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जो पैसे देगा उसको अभी अज्यूम करो जय भाई को ना बहुत अच्छे लेवल पे वेलफेयर मेंटेन करना है, मतलब उन्हें लोगों को भला करना है। अभी हम ये पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं। अब जय भाई जय भाई ने कहा भला करना है, जो करता हो ना, 300 किलो इसे दे दिया, 150 किलो इसे दे दिया, 50 किलो इसे दे दिया, हो गए 500 किलो। टोटल प्रोडक्शन जो अब फैमिलीज के पास रही वो कितनी आई? 1300 के जो 650, 150 किलो। जय भाई के डिस्ट्रीब्यूशन से इनइक्वालिटी रिड्यूस हुई या इंक्रीज? समझो प्रॉब्लम? भैया डिस्ट्रीब्यूशन आंख बंद करके नहीं करना। जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस करे हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है। अब किस वे में होगा बेटा मैं नहीं बता सकता, वो डिपेंड करता है इकोनॉमी किस टाइप की है। अभी जो मैंने आपको बताया ना वो पता है कैसी है? वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? थोड़ा सा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है ना जिसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई काम ही नहीं है, मेजर प्लेयर गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट जो है वो कहता है भैया मैं सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल का ध्यान रखूंगा। रिच पीपल के पास, कह रहे सौरभ सर के पास बहुत पैसा है, रिच पीपल, अरे बोले ना पीछे की बात है, लोन पे चलता है। ये कह रहा है सर, इसलिए बोला। मशीन है इससे घर में काउंट करने की, हाँ इनसे ही खरीदी थी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कुछ भी मतलब कबाड़ी वाले मशीन इनसे ली तो कबाड़ी वाले देखो मतलब सोचा कर, बोलने से लगा सोचा कर, सोचा कर। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है जहां पे प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है, सारा रोल गवर्नमेंट सेक्टर का है, और गवर्नमेंट सेक्टर का ना मेजर दिमाग पे फोकस होता है कि भैया रिच पीपल तो अपना देख लेंगे, हमें सर्व करना है पुअर पीपल को। अब जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है ना वहां पे गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्राइवेट सेक्टर तो आएगा नहीं। अच्छा अगर प्राइवेट आएगा तो सारी की सारी प्रोडक्शन किसको देगा? रिच को। उससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज।
तो कैपिटलिस्ट में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते क्या कहती है, कहती है प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना, गवर्नमेंट बोल रही है, जिससे इनइक्वालिटी क्या हो, कम। अब जय कह रहा है नहीं नहीं सर मुझे तो रिच पीपल ज्यादा पैसे दे रहा है। अबे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट कहेगी मैं बेचने ही नहीं दूंगी आपको बेचना ही पुअर सेक्टर के लिए, जो पुअर पीपल है। समझ रहे हो? तो इकोनॉमी जो है ना उसके टाइप पे डिपेंड करेगा। पढ़ेंगे फिर हम तीनों प्रॉब्लम को तीनों टाइप के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और सेविंग कैसे होगी। मतलब चारों प्रॉब्लम को हर एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। टोटल पॉइंट बनेंगे 12। फर्स्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट, चारों प्रॉब्लम, फिर सेकंड की चारों, थर्ड की चारों। क्लियर है? तो अभी के लिए बस आप ये समझो, ये जो मैंने बताया है ये डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली रॉन्ग है। सर क्यों? क्योंकि इससे जय भाई ने इनइक्वालिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। सर ये गलत क्यों है? बेटा ये गलत नहीं है, ये गलत अभी इसलिए है क्योंकि अभी मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अगर यहीं पे कैपिटलिस्ट होती ना तो ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता। ये क्या होता, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जय कहता है भैया गवर्नमेंट कुछ नहीं है, मेरे को तो जो ज्यादा पैसे देगा, ज्यादा प्रॉफिट देगा, मैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तब ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होता। लेकिन क्योंकि अभी इकोनॉमी सोशलिस्ट है तो यहां पे हमें इनइक्वालिटी को इंक्रीज की जगह क्या करना है, डिक्रीज। तो अब इसका देखो, ऐसे तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसको थोड़ा बेटर कर देता हूं। अगर इस कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी होता ना तो हम पता क्या करते, बहुत सिंपल सा काम करते, हम इसको देते लेट्स अज्यूम 100 kg, इसको देते 150 kg, और रिमेनिंग इसको देते 250 kg। प्रोडक्शन में भी चेंज आते, इसकी कितनी रहती 1100, सेम रहती 350। अब इनइक्वालिटी में क्या आ गया, फॉल आ गया। अरे आप और भी कुछ कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ये करेक्ट वे है। अगर इकोनॉमी सोशलिस्ट है तो, अगर यहां पे इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होती तो जो सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूशन करवाए ना अब काट के, वो गलत हो जाता। क्योंकि वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी को कंसिडर करते ही नहीं है। वहां पे कहते हैं भैया जहां से हमें पैसा ज्यादा मिलेगा हम डिस्ट्रीब्यूशन वहां ज्यादा करेंगे। समझ आई बात? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है भैया उसके लिए डिपेंड करेगा कौन सी इकोनॉमी है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। बट क्लियर है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, हमें गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है फाइनल कंज्यूमर तक। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली ऐसे होता है, जनरली, ताकि हम इनइक्वालिटी को क्या कर सके, रिड्यूस। जनरली बोल रहा हूं, एक्सेप्शन केस कौन सा है, कैपिटलिस्ट, उसमें इनइक्वालिटी को कंसिडर ही नहीं करना होता। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी में या इससे इनइक्वालिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी तो ये प्रॉब्लम होती है। बना लो जल्दी से, लिख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा। जो पहले वाला बच्चे, बट अगर अगर इकोनॉमी में कुछ साइलेंट होता है तो हम ट्राई ये करते हैं कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें। आते हुए रास्ते में चाबी तो लगा, चाबी तो लगा, चाबी तो लोहे आयरन लगना होता है, वो बस चाकू मार लो, काटा यहाँ मार लेता है, तो यही चाहता है। गाली देता जिस रिले अभी ना हम एक ऐसे पोजीशन पे है ना, वो जो रिलेशनशिप है ना वो मुझे अलाउ नहीं करता बोलने के लिए। अगर ये मेरा दोस्त होता ना गूगल में सर्च सर्च कर करके देता, नहीं नहीं आप मेरे को बता मैं दे दूँ, अरे वो कान में दबाओ तो तेज की देंगे। मैं तो जो हो गया भाई, लिख के इसे जल्दी से चलो। बाकी
अफसोस होता है इसके बाद जो अफसोस लिखेंगे भाई। पॉइंट नंबर 1, बेटा बस इसके बाद 2-3 लाइन की एक प्रॉब्लम और है, वो खत्म करें। लगता तो यही लिखेंगे भाई। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद, यार तुम ना मेरे से क्लास के लिए मत रोया करो, मेरे से तो बिल्कुल मत रोया करो भाई, पता नहीं क्यों रोते हो भाई। तुम्हारा 4-5 महीने का सिलेबस भाई 2-2.5 महीने में खत्म हुआ है, तुम्हारे भरोसे चल जाता ना मैं, हो जाता भाई। तो तुम बोला मत करो क्लास के लिए, चुपचाप कर लिया करो। मुझे पता है थक रहे हो, बट ठीक है। हाँ, छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, 6 क्लास के आधे घंटे का टाइम है तो आधे घंटे ही रोकूंगा। जो भूल जाया करो, बस आने का टाइम लगाया करो, मम्मी घर से जा रहे हो 10 बजे क्लास है, आऊंगी कब पता नहीं, ऐसे बोला करो। जाते टाइम आकाश की बात कर रहा था, वापस आते टाइम सानिया की बात कर रहा था। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services, distribution of goods and services among the factors and people of the country. पॉइंट नंबर 2 लिखा, इससे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना प्लीज। पॉइंट नंबर 2 को क्वेश्चन आया हुआ एक बार। बेटा फैक्टर जैसे कि कई बार क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्शन करा, मेरी एनुअल कंजम्पशन है 1000 किलो की, मैंने प्रोडक्शन करा 1200, अब इसमें मैं 1200 रख लूंगा, 1000 रखूंगा और 200 मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और वो खरीदेंगे वो लोग, या तो वो कंजम्पशन करते होंगे या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन करते होंगे, तो उनके लिए वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के और पीपल के बीच में। मान लो मैंने वीट प्रोड्यूस करा, 1000 किलो अपनी कंजम्पशन के लिए रख लिया, उस 200 किलो में से 50 किलो किसी नॉर्मल व्यक्ति को दिया जो कंज्यूम करेगा, 150 किलो फैक्ट्री में भेज दिया जो आटा चक्की है, आटा बना के बेचे, तो उसके लिए तो फैक्टर्स हो गया ना। दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद inequality of income. This problem is related with inequality of income. This problem is related with inequality of income. Clear? बस लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर 4, हेडिंग नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ जाओ। बेटा लास्ट प्रॉब्लम है, आपने 11 में पढ़ी नहीं होगी, वैसे कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। What provisions should be made for economic growth? और अगर वन वर्ड में बताओ ना, ये प्रॉब्लम बात करें सेविंग की। सस्टेनेबल ग्रोथ तभी आएगी जब आप सेव करोगे। अगर आप सारी प्रोडक्शन को, आपको पता है गवर्नमेंट जो है ना वो बफर स्टॉक क्रिएट करती है, ये वही है। वो कह रहा है भाई अगर आप प्रोडक्शन कर ली, क्या कर ली, ठीक है, कितनी कर ली कंफर्म कर लिया, टेक्निक यूज कर ली, अब सारी प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी कर दोगे भाई, आपको हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, फ्यूचर में कोविड आ सकता है, या कोई भी अनअवॉइडेबल रीजन, XYZ कोई भी रीजन आ सकता है। तो वो कह रहा है कि आपकी इकोनॉमी को फ्यूचर प्रोविजन के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और आपको सेविंग्स करके चलनी पड़ेगी रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन की, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी आए तो उसको डील कर लो। अब इसको ना डील करने का अलग अलग इकोनॉमी का अलग अलग तरीका होता है। पता है क्या, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो कहती है सेविंग करके रखो और उस सेविंग को इन्वेस्ट करो। सेविंग को क्या करो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये थॉट होता है। सोशलिस्ट पता है क्या कहती है, कह रही कोई सेविंग मत करो। गवर्नमेंट कह रही है हम आज के लोगों को भूखा मार दे, हमसे आज की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको तो कंजम्पशन दी नहीं जा रही, और अगर हम सेव करके रख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना भाई।
जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जो इंडिया है, वो कहती है कुछ पार्ट सेव करो, कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करो। ये मिक्स इकोनॉमी का टाइप है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ बफर स्टॉक होता है और बाकी डिस्ट्रीब्यूट होता है। पीडीएस पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन वाला। तो गवर्नमेंट जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर से 100 किलो चावल खरीदा, तो जब पूरा डिस्ट्रीब्यूट या पूरा नहीं रख लेगी, उसमें से 30 केजी जो है वो बफर स्टॉक में जाएगा और बाकी 70 केजी पीडीएस सिस्टम में राशन में जाएगा। तो क्या हो रहा है, मिक्स इकोनॉमी दोनों पार्ट हो रहे हैं ना, कुछ पार्ट सेव हो रहा है प्रोविजन के लिए और कुछ पार्ट प्रोविजन क्रिएट ही नहीं हो रहा। क्लियर? तो हम आगे देखेंगे प्राइस मैकेनिज्म, बस मैंने बता दिया, इसमें लिख लो थोड़ा सा पॉइंट है, छोटू सा, एक ही पैराग्राफ है बस। A society could not like to use all its scarce resource for current consumption only, for current consumption only, full stop। लेकिन इस लाइन का एक एक्सेप्शन है, कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट। वो कह रहा है कोई भी सोसाइटी जो है कुड नॉट लाइक टू यूज ऑल रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्स यूज नहीं करती, मतलब कुछ को सेव करती है ना, लेकिन सोशलिस्ट ऐसा नहीं करती। सोशलिस्ट जो है गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई हमें अपनी पॉपुलेशन को अभी स्टेबल रखना है, तो हम सारा पार्ट क्या करेंगे, कंज्यूम, कोई सेव बना प्रोविजन ही मेंटेन नहीं करती सोशलिस्ट। तो ये एक्सेप्शन सोशलिस्ट का है, इसका एक्सेप्शन लाइन। बट जनरली आप कुछ पार्ट कंज्यूम करते हो और कुछ पार्ट सेव प्रोविजन बनाते हो, फुल स्टॉप। दिस इज बिकॉज if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, the society's production capacity would not increase, and as a result income and standard of living remain stagnant। सर मतलब बेटा अगर आप आज ही सारी कंजम्पशन कर रहे हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव ही नहीं कर रहे, तो आप तो एक ग्रोथ का लेवल अचीव कर लोगे, लेकिन क्या आपकी फ्यूचर जनरेशन उससे आगे बढ़ पाएगी? वो स्टेगनेंट हो जाएगी। स्टेगनेंट मतलब अटक जाएगी उसी लेवल पे। बेटा स्टेगनेंट का मतलब दो टर्म्स होती है, स्टेगनेंट मींस या तो स्टक हो जाना या स्लो ग्रोथ, दोनों ही स्टेगनेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपने आज कोई प्रोविजन या सेव नहीं बनाया और सारा फोकस कंजम्पशन पे ही रखा सारे रिसोर्स का, तो आपकी जनरेशन पहुंच गई यहां पर और उसके बाद आपकी ग्रोथ हो जाएगी स्टेगनेंट, मतलब आपके बाद फ्यूचर में के पास क्योंकि रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है तो ग्रोथ ही नहीं। क्लियर है? तो ये 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात। आज हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या करा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी ब्रांच देखी पूरी। सेकंड हमने प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट देखा जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है अलोकेशन ऑफ रिसोर्स जिसमें 4 कैटेगरी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस और कौन से प्रोविजन लेने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज की इस क्लास को हम यहाँ पे करते हैं एंड, और अगली क्लास में हमारा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बच जाएगा विच इज टाइप ऑफ इकोनॉमी। अगली क्लास में 1.5 में हम पूरा टॉपिक निपटा देंगे, मैक्सिमम 2 घंटे में। ठीक है, आज हमें 1 घंटा 40 मिनट लगा, अगली क्लास में 1.5 घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा 45 मिनट में पूरा टॉपिक निपट जाएगा। बट यार फिर वो इकोनॉमी पढ़ा दूंगा, फिर वो ना बीच में कोई अगली क्लास बेटा, मतलब अगली क्लास में आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिविजन एंड टेस्ट की सीरीज के लिए भाई मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, टेस्ट सैटरडे को होंगे, जब भी होंगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टेस्ट होंगे पूरे के पूरे, उसके लिए प्रिपेयर रहना ढंग से और मिस मत करना बिल्कुल भी।
बिल्कुल टेस्ट में मत मिस करना, जैसी प्रिपरेशन है टेस्ट कॉन्टिन्यूसली खुद पे देते रहना।